Hi guys, my name is Shravan Yadav and I welcome you all to this video. I hope everyone is doing great in their lives. So today's topic is Union Public Service Commission. What is Union Public Service Commission? Union Public Service Commission is India's premier central recruiting agency. It means it recruits the central government servants or public servants ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, स्पेसिफिकली ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के सर्वेंट्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है. उनको रिक्रूट यूपीएससी करती है अंडर सिविल सर्विस कैडर एंड डिफेंस सर्विस कैडर्स. अब ये यूपीएससी जो है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एज वी हैव ऑलरेडी रीड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट वाज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. UPSC is also a bulwark of Indian Constitution. Bulwark means it is kind of a pillar of Indian Constitution जो उसको स्टेबल रखता है. ठीक है गाइज. अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं हम कि कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या है, कैसे वर्क करता है. तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुआ 1 अक्टूबर 1926. इस वीडियो में हम सभी आर्टिकल 315 टू 323 सबको समझने की कोशिश करेंगे कि सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज आर्टिकल्स इन डिटेल. एक्चुअली आर्टिकल वाइज यूपीएससी को पढ़ने से हमें थोड़ा डिटेल में याद रहेगा और सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. कब इस्टेब्लिश हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1919 उसमें कुछ प्रोविजंस थे जिनके अकॉर्डिंग एक कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड ली. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कमीशंस रिपोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1 अक्टूबर 1926 को. बट ये जो लोगों की एस्पिरेशंस थी उनको पूरा नहीं कर पा रहा था. दिस वाज अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन. तो लेटर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो जब मेन स्ट्रक्चर जो है यूपीएससी का दैट केम इन फ्रंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. आज इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर 26 जनवरी 1950. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रॉयल कमीशन ऑन द Superior Civil Services in India was set up under the chairmanship of Lord Lee by the British government in 1923 with equal. अच्छा, इस कमीशन में इक्वल नंबर ऑफ इंडियंस एंड इक्वल नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स थे. सो ये दोनों के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रहा था, इंडियंस के भी. तो इसकी जो रिपोर्ट आई एंड ब्रिटिशर्स के भी ऑब्वियसली रिपोर्ट आई 1924 में. अकॉर्डिंग टू दैट 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन बना. ली कमीशन ने क्या प्रपोज किया कि 40% ऑफ द फ्यूचर एंट्रेंट्स शुड बी ब्रिटिश, 40% इंडियन डायरेक्टली रिक्रूटेड एंड 20% इंडियन प्रमोटेड फ्रॉम द प्रोविंशियल सर्विसेज. तो ली कमीशन ने बोला कि प्रोविंशियल सर्विसेज में जो ऑलरेडी 20% है उनको प्रमोट किया और जो 40% है वो ब्रिटिश से डायरेक्ट उनका एंट्रेंट बाय द एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के बेसिस पे उनका हो रिक्रूटमेंट और 40% इंडियंस का रिक्रूटमेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम. अब आर्टिकल 315 टू 323 एंड पार्ट 14, दिस इज अंडर पार्ट 14. ये हम समझते हैं पूरा डिटेल में कि आर्टिकल 315 में क्या है, आर्टिकल 316 में क्या है, टिल आर्टिकल 323 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. So Article 315 states that the Indian Constitution deals with Public Service Commission. For this article deals with Public Service Commission for the Union, for the states both. इसमें UPSC and SPSC State Public Service Commissions दोनों आते हैं इस आर्टिकल से. दोनों का जो establishment है दोनों का इसी से होता है, आर्टिकल 315 से. ठीक है, ये ध्यान रखना कि सेम आर्टिकल है स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशंस के लिए भी जो यूपीएससी के लिए हैं. यूपीएससी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. कंपोजिशन क्या है? आर्टिकल 316 टॉक्स अबाउट द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर एंड अपॉइंटमेंट.
तो कंपोजिशन से हम क्या समझते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होगी कमीशन की, कितने लोग होंगे, ये सब। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है स्ट्रेंथ जो कमीशन की होगी, तो कौन डिसाइड करता है ऑन, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है ऑन इट्स डिस्क्रिशन कि क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। द यूपीएससी कॉम्प्रोमाइजेज अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, तो ये जो अदर मेंबर्स है ये टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, चेयरमैन एंड अदर मेंबर, बिकॉज कोई स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं की, तो प्रेसिडेंट टाइम टाइम पर जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन दी हुई है यूपीएससी के लिए कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स ईदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। मतलब आधे मेंबर, लेट्स अज्यूम 10 मेंबर हैं अगर यूपीएससी में, तो 5 ने एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम किया होना चाहिए। आर्टिकल 3, अब 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स मिल गई कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एज एन एक्टिंग चेयरमैन। अच्छा, ये क्यों करना पड़ा, बिकॉज चेयरमैन कभी कभी क्या है, उसकी कंडीशंस है। लुक, द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द कमीशन बिकम्स वेकेंट किसी भी सिचुएशन में, सपोज कि आपका अचानक से डेथ हो जाती है या फिर कोई भी सिचुएशन हो, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपनी ड्यूटी, तो अगर वेकेंट है ऑफिस तो टेम्परेरी बेसिस पे एक्टिंग चेयरमैन बनाया जाएगा। ही और शी इज़ नॉट द परमानेंट चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन बनाया जाता है। तो प्रेसिडेंट, दिस अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1963। तो अगर वेकेंट हो जाता है तो प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है एज एन एक्टिंग चेयरमैन फ्रॉम द मेंबर्स ऑल्सो, जो मेंबर्स ऑलरेडी हैं उनमें से किसी को भी एक्टिंग चेयरमैन बना सकता है। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीज़न, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस जो हैं, जो चेंज कि प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंटमेंट कर सकता है when the commission's chairman of the commission is seat of the chairman of the commission is vacant, तो उस सिचुएशन में इन 2 कंडीशंस में प्रेसिडेंट किसी को एक्टिंग चेयरमैन बना सकता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। मेंबर फंक्शंस एज अ एक्टिंग चेयरमैन टिल अ पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंटर्स ऑन ड्यूटी और टिल द चेयरमैन रिज्यूम्स हिज ड्यूटी। दोनों केसेस में वो एक्टिंग चेयरमैन की तरह काम करेगा। अच्छा, टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स का टेन्योर क्या होगा, ये आर्टिकल 316 में डिस्क्राइब किया गया। क्या है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज कोई मेंबर या चेयरमैन बनता है यूपीएससी का एट द एज ऑफ 60, तो वो फिर 6 ईयर तक नहीं रहेगा चेयरमैन या मेंबर, वो 65 ईयर्स ऑफ एज, अगर 65 साल एज होगी तो 5 साल के लिए ही रहेगा वो। अगर उसकी एज 65 साल नहीं होती, सपोज कोई 50 ईयर्स की एज में बन जाता है, तो वो 56 ईयर्स की एज तक, मतलब 6 साल के लिए रहेगा। इन दोनों में से जो पहले आ जाएगा, या तो 6 साल पूरे टेन्योर के हो जाएं पहले, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज वो पहले अटेन कर ले, दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी तब तक उसका टेन्योर चलेगा। द मेंबर कैन रिजाइन इन बिटवीन द टर्म बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देना होता है। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं अपॉइंटमेंट्स के रिमूवल के भी, तो आर्टिकल 317 उनकी ही बात करता है कि हाउ प्रेसिडेंट कैन रिमूव the members and chairman of the UPSC. Obviously president can only remove, कब remove कर सकता है, उसकी कुछ conditions है। if he she adjudged as insolvent, insolvent का मतलब होता है bankrupt। अगर यूपीएससी का कोई मेंबर या चेयरमैन bankrupt हो जाए, insolvent अपने आप को bankrupt डिक्लेयर कर दे, तो उसे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है from his office, his or her office.
if he engaged during the term in any paid employment outside the duties of his office, if he she is in opinion of the president unfit to continue in the office reason of infirmity of mind or body। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो मेंबर है या चेयरमैन है उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसका माइंड स्टेबल नहीं रह पाता है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो उसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, देयर इज़ वन मोर कंडीशन, अगर मिसबिहेवियर के बेसिस पे भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है किसको, चेयरमैन को या फिर मेंबर्स को। अब ये मिसबिहेवियर की जो केस होगा ये इस रिगार्ड में, बट एक कंडीशन है कि प्रेसिडेंट को रेफ़र करना होगा ये मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी कि हाँ ये मिसबिहेवियर हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट रेंडर करता है एडवाइस कि हाँ मिसबिहेवियर है, जो भी सुप्रीम कोर्ट टेंडर करेगा एडवाइस ये प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं मिसबिहेवियर नहीं है तो नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ है तो है। अब यू गाइस थिंक यार ये मिसबिहेवियर क्या होगा इस कंडीशन में, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली बक दी? नहीं गाइस, मिसबिहेवियर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है मिसबिहेवियर के बारे में कि कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन, जो चेयरमैन या फिर मेंबर है इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। मतलब कोई मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर निकाला है गवर्नमेंट ने, रोड कंस्ट्रक्शन किसी भी XYZ, वो उसमें इंटरेस्टेड होता है, उसकी वजह से ये चेयरमैनशिप ले रहा है या फिर कुछ और करप्शन कर रहा है कुछ रिगार्डिंग दिस, ठीक है, पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट or in any benefit therefrom otherwise then as a member and in common with other members of an incorporated company। मतलब कुछ बेनिफिट किसी कंपनी से ले रहा है, किसी इनकॉर्पोरेटेड कोई कंपनी है उसका अगर वो मेंबर बन जाता है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का, इन सब सिचुएशंस में बेसिकली अगर कुछ करप्शन से रिलेटेड उसको वो बेनिफिट लेना चाहता है अपनी पोस्ट का, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स और कुछ कंपनीज वगैरह में बेनिफिट लेना चाहता है, तो उन कंडीशंस को हम कहते हैं मिसबिहेवियर, ना कि किसी को पीट वीट देने से। अब कुछ इंडिपेंडेंस देनी ज़रूरी है यूपीएससी मेंबर्स को और चेयरमैन को, रीज़न बीइंग अगर उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तो वो अपने ऑफिस का वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या इंडिपेंडेंस है? इंडिपेंडेंस से क्या समझते हो? मतलब सपोज़ आपको कोई काम दिया है कि आपको है ना इस एरिया का, एक एरिया है इसका आपको सिक्योरिटी का काम मिल जाता है। अगर एरिया के मेंबर्स आपको डेली बेसिस पे पोक करना स्टार्ट कर दें, नहीं हमारे घर के सामने से तुम नहीं निकलोगे, हमारे घर के सामने से तुम नहीं निकलोगे, एवरीवन इज सेइंग दैट, तो आप क्या सिक्योरिटी कर पाएंगे एरिया की? नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी कि आप इजीली मूव कर सकें पूरे एरिया में, पूरा कंसंट्रेशन के साथ देख सकें कि कुछ अनएथिकल चीज़ें तो नहीं हो रही, कुछ इलीगल लोग तो नहीं हैं वहाँ पर, तभी आप उसको सिक्योरिटी दे पाएंगे एरिया को प्रॉपर्ली। उसी तरह से अगर यूपीएससी मेंबर्स को या यूपीएससी चेयरमैन को इंडिपेंडेंस नहीं होगी काम करने की, तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ प्रॉपर्ली। तो क्या है, चेयरमैन और मेंबर जो है वो ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं, कोई और उनको रिमूव नहीं कर सकता। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन और मेंबर कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। उसके अपॉइंटमेंट से पहले जो कंडीशन और सर्विसेज की कंडीशन थी ना, जो भी उनको बेनिफिट्स मिलने थे वो सब XYZ, उनको आफ्टर अपॉइंटमेंट चेंज नहीं किया जा सकता। पहले अगर आपने चेंज करके उन्हीं कंडीशंस पे उनको अपॉइंट किया है तो दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, बट आफ्टर अपॉइंटमेंट उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनकी सैलरी कम नहीं कर सकते, उनका अदर एक्सपेंसेस का जो भत्ता मिलता है वो कम नहीं कर सकते। द एंटायर एक्सपेंस, सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इनको जो सैलरी मिल रही है या फिर जो भी एक्सपेंसेस है ना, वो डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। इट मीन्स व्हेन बजट पास होता है तो वहाँ पे वोट होता है कि हर जो एक्सपेंस है उसके रिगार्डिंग दैट
वी विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस। तो उसके ऊपर बट जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई एक्सपेंस डायरेक्ट डिराइव होता है तो उसके ऊपर कोई भी वोट नहीं होता, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी, बाय आई हैव रिटन एसपीएससी के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी सेम आर्टिकल है, सेम सिचुएशंस हैं, ठीक है। ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। अच्छा, बट कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ठीक है, एज ए चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी और, अच्छा इस कंडीशन में क्या है, यूपीएससी का अगर चेयरमैन है ना तो ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, बट एसपीएससी का मेंबर कोई है, चेयरमैन है, तो उससे अपॉइंट किया जा सकता है एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी। उसके लिए ये ऑप्शन है कि एज ए चेयरमैन ऑफ, अगर मेंबर है तो उसको एसपीएससी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है और यूपीएससी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। और यूपीएससी चेयरमैन को अपॉइंट किया जा सकता है एज ए गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। इसके अलावा कोई और अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है अंडर द गवर्नमेंट वो नहीं कर सकते। तो इससे समझ में क्या आता है, जो यूपीएससी चेयरमैन है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट बन सकता है। एसपीएससी के जो मेंबर्स हैं दैट दोज कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एसपीएससी और चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक है। इनके अलावा इनको कोई और एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउड नहीं होता है। ए मेंबर ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी ऑन सीजिंग ऑफ टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। ये तो बात हो गई थी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। व्हेन वी टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ normal members of UPSC, they are eligible to be appointed as chairman of UPSC or some state service commission, ठीक है, but not for any other employment. Chairman or member of UPSC in is after having completed his first term not eligible for reappointment. और ये जो चेयरमैन और मेंबर हैं ये सेम पोस्ट के लिए, सेम एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी और एज ए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। समझो कि यूपीएससी के मेंबर जो हैं वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, बट सेम मेंबरशिप के लिए वो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता उनका। इसीलिए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एलिजिबल नहीं होता किसी और स्टेट का एसपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए, किसी और, वो सिर्फ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट बन सकता है। टू दैट ऑफिस इज़ नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि डिफरेंस है तीनों में। यहाँ पर जो चेयरमैन था वो एलिजिबल नहीं था फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सेप्ट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। जो चेयरमैन और मेंबर थे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बन सकता है, या फिर जो मेंबर थे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी के, ठीक है। बस इसमें यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा इजी है ये कॉन्सेप्ट, बट याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इस रिगार्डिंग। 318 आर्टिकल 318 क्या बात करता है, टू मेक पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। ये कि सर्विस क्या होगी मेंबर्स की और स्टाफ की यूपीएससी के, उनके बारे में बात करता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन केस ऑफ यूपी यूनियन कमीशन और जॉइंट कमीशन द प्रेसिडेंट एंड इन केस ऑफ स्टेट कमीशन गवर्नर ऑफ द स्टेट डिसाइड करेगा कि क्या सर्विस कंडीशन होगी यूपीएससी की एंड एसपीएससी की। डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मैटर में गवर्नर और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मैटर में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। देयर कंडीशन, नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ द कमीशन एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस। बस इसका यही है कि प्रेसिडेंट करता है ये, याद रखना आर्टिकल 318 में। 319 क्या किस बारे में बात कर रहा है कि प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग द ऑफिस बाय द मेंबर्स ऑफ द कमीशन
ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर। ये मैंने आपको समझा दिया है आर्टिकल 319 पहले इंडिपेंडेंस वाली उस जगह पर सेम चीज़ लिखी हुई है। कमीशन जो भी है चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी इन एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or under the government of state. The chairman of state public service commission shall be eligible for appointment as the chairman of any other chairman or any other member of union public service commission or as chairman of any other state public service commission, but not for any other employment either under government of India and under government of state. ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्री में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है गाइज, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। दिस इज सेम जो मैं अपन ने पहले डिस्कस किया इन दैट पिक्चर नोट्स की, जो हैंड रिटन नोट्स की पिक्चर थी। फंक्शंस क्या हैं यूपीएससी के, आर्टिकल 320 बात कर रहा है फंक्शंस के बारे में। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ यूनियन पब्लिक एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू द सर्विसेज ऑफ यूनियन एंड टू द सर्विसेज ऑफ स्टेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूपीएससी के और एसपीएससी की। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ यूपीएससी if requested by any two or more states to assist those states in framing or operating schemes of the joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualification are required। मतलब अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, तो उस सिचुएशन में दो या दो से ज़्यादा स्टेट अगर यूपीएससी से रिक्वेस्ट करते हैं तो यूपीएससी वहाँ पर भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी कंसल्टेड ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस एंड फॉर सिविल पोस्ट। इनसे कौन करेगा? पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट इन मैटर्स में कंसल्ट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इट मीन्स ये एक्ट के अंडर पार्लियामेंट जो है या फिर लेजिस्लेचर और स्टेट एक्सरसाइज एडिशनल फंक्शंस जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को दे सकती है। मतलब कुछ जो ऑलरेडी इनके पास ड्यूटीज़ हैं उनके अलावा एडिशनल भी दे सकती हैं। ठीक है गाइस, आर्टिकल 322 एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने बता दिया कि डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाता है, वोटिंग नहीं होती बजट में इन पे। 323 रिपोर्ट्स द पब्लिक सर्विस कमीशन। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन कमीशन टू प्रेजेंट एनुअली टू द प्रेसिडेंट अ रिपोर्ट एज टू वर्क डन बाय द कमीशन। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट द प्रेसिडेंट शैल कॉज अ कॉपी देयर ऑफ टुगेदर इन अ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग एज respect to the cases if any where the advice of the commission was not accepted। मतलब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगी पब्लिक सर्विस यूपीएससी, उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट प्रेजेंट करेंगे इन द हाउस, इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर उसमें से कुछ जो रिपोर्ट दी है और कुछ एडवाइस जो हैं कमीशन की वो एक्सेप्टेड नहीं होती, तो उनके लिए उनको बताना होगा कि क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रही पार्लियामेंट के द्वारा, कि क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनका रीज़न देना पड़ता है। तो ये रिपोर्ट एनुअली फाइल होती है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं, यूपीएससी प्रेसिडेंट को देती है, प्रेसिडेंट उसको प्रेजेंट करते हैं इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी समझ लेते हैं गाइस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड जॉइंट सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट। कब बना सकते हैं? कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब 2 स्टेट मान लो राजस्थान और पंजाब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जॉइंट बना दो आप, तो उस सिचुएशन में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये याद रखना, JSPSC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट से बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट में नहीं है इसके लिए कोई प्रोविज़न। ठीक है, कोई आर्टिकल के अंदर नहीं दिया हुआ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्लियामेंट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बनाई जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इसको। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। वही टर्म है 6 ईयर, बट 62 ईयर्स एज जो है वो अटेन करेंगे ओनली 62। वहाँ क्या था 65 ईयर्स, यहाँ ओनली 62 ईयर्स है, याद रखना दोस्तों इसको। द यूपीएससी कैन ऑल्सो सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट एज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया है।
बहुत ही डिटेल में किया है। आई थिंक इसके अलावा आपको यूपीएससी के बारे में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स आपका ये पूरा कवर कर देंगे। गाइज फॉर करंट अपडेट्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप इन नोट्स को अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये जो भी वीडियोज़ हैं इनके पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू गाइज।